हेलो किटी केस की गिनती इतिहास के सबसे खौफनाक अपराधों में की जाती है। यह अपने आप में एक बेहद डिस्टर्बिंग केस है, इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस केस को एंड तक देखिएगा। मई 1999 हांगकांग के सिमशा सुई एरिया के पुलिस स्टेशन में तीनों ऑफिसर्स अभी एक साथ लंच के लिए बैठे ही थे कि अचानक 14 साल की डरी सहमी फंग रोते हुए उनके पास आती है। जब ऑफिसर्स ने उस लड़की से उसकी परेशानी के बारे में पूछा तो उसका बयान सुनकर तीनों ऑफिसर्स दंग रह गए। फंग ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से उसे लगभग 222 साल की लड़की का एक भूत डरा रहा है। एक 14 साल की बच्ची के मुंह से भूत प्रेत की बातें सुनने में तो पहले उन पुलिस ऑफिसर्स को मजाकी लग रही थी, लेकिन उसकी हालत और आंखों में बसे डर को देख उन्हें एक पल को यह सब उसके इमेजिनेशन से कहीं ज्यादा लगने लगा, इसलिए वो उसकी सारी बातें ध्यान से सुनने लगे। ये कोई टिपिकल पैरानॉर्मल केस जैसा नहीं था, क्योंकि इसमें फंग को बीते कुछ दिनों से एक ही लड़की का भूत बार बार सपने में दिखाई दे रहा था। साथ ही उस लड़की की चीखने की आवाज लगातार उसे परेशान कर रही थी। इतना ही नहीं, वह लड़की फंग से बार बार अपना सर वापस मांग रही थी। जब भी आंख लगती तो उसे यही सपना बार बार आने लगता। दहशत ऐसी हो गई कि फंग को अब सोने में भी डर लगने लगा। डर में गुजर रहा एक एक पल जब बर्दाश्त के बाहर हो गया तो उसने पुलिस की मदद लेने का सोचा। फंग की कहानी सुनकर पहले तो पुलिस को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उनकी हैरानी तब बढ़ गई जब उसने कहा कि यह जो भी सपना उसे आ रहा है वह उसके दिमाग की उपज नहीं, बल्कि उस भयानक अपराध की डार्क मेमोरीज हैं जिसमें वह खुद भी कहीं ना कहीं शामिल है। और ये सपने और चीखें तभी रुकेंगे जब वह अपना क्राइम कबूल कर लेगी। और इन सारी बातों के अलावा फंग ने उन्हें अपने साथ एक अपार्टमेंट में चलने की रिक्वेस्ट की, जिसे सुनकर उलझन में फंसे ये ऑफिसर्स अब हैरान भी हो गए। एक बच्ची का ऐसी बातें करना उन पुलिस ऑफिसर्स की समझ से परे था, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि अगर इस बात में जरा सी भी सच्चाई है तो इसके साथ जाने पर ही सच का पता चल पाएगा। यही सोचकर वह तीनों ऑफिसर्स फंग की बताई हुई जगह पर चल दिए। फंग उन्हें सिम शई सुई के ग्रेनविल रोड पर बने एक बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर लेकर गई। उस वक्त वह एरिया वहां अक्सर होते क्राइम्स की वजह से वैसे ही बदनाम था। ऐसे में 14 साल की इस लड़की का इस जगह से क्या कनेक्शन था? पुलिस जब उस अपार्टमेंट के अंदर एंटर हुई तो वह अंदर से काफी बुरी कंडीशन में था। सारा सामान बिखरा हुआ और बदबू इतनी कि एक पन को रुकना मुश्किल हो रहा था। बेहद गंदा और बदबूदार फ्लैट, खून से सनी हुई दीवारें और बार टब फ्लैट में घटी हैवानियत की कहानी खुद सुना रहे थे। तभी फंग के कहने पर पुलिस ने सबसे पहले वहां जो चीज खोजी वह जापान की एक फेमस स्टफ टॉय डॉल हेलो किटी थी। यह सेक डॉल, आप लोग सोच रहे होंगे कि उस खिलौने का फंग के डर से क्या रिलेशन था। महज एक खिलौने में ऐसा क्या राज दफन था जो कि फंग को इतना डरा रहा था। हेलो किटी नाम की इस डॉल को पुलिस ने जब खोलना शुरू किया तो पुलिस के पैरों तले जमी खिसक गई। खिलौने के अंदर एक ह्यूमन स्कल था। आखिर यह ह्यूमन स्कल किसका था? जाहिर है इसका जवाब फंग के पास ही था। पूछताछ में फंग ने पुलिस को बताया कि यह स्कल 23 साल की फान मान ई का था, जिसका भूत उसे पिछले कई दिनों से दिखाई दे रहा है। बरामद स्कल से ही समझा जा सकता था कि मौत कितनी दर्दनाक हुई होगी। फंग के अकॉर्डिंग इसी लड़की की आत्मा उसे लगातार परेशान कर रही थी और उसे छुटकारा पाने का एक ही रास्ता था कि वह पुलिस को जाकर सारी सच्चाई बता दे। पुलिस ने जब और सबूत जुटाना शुरू किए तो स्कल के अलावा एक प्लास्टिक बैग में एक दांत और कुछ इंटरनल ऑर्गन्स भी रिकवर किए, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि वह एक ऐसे केस से रूबरू होने वाले हैं जिसने इंसानियत को ही शर्मिंदा कर दिया। फान का बचपन और बच्चों की तरह ना तो नॉर्मल था और ना ही आसान। छोटी सी उम्र में ही उसके माँ बाप ने उसे एक ऑर्फनेज में डाल दिया था, जहां ना ढंग की पढ़ाई थी और ना ही साफ सफाई, अगर कुछ था तो कभी ना खत्म होने वाली सजा। हांगकांग में एस पर लॉ फान को 15 साल की उम्र में वह अनाथ आश्रम छोड़ना पड़ा। सिंस उसकी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाई, इसलिए उसे कोई ढंग का काम भी नहीं मिला, जिसकी वजह से मजबूरी में वह खुद का पेट पालने के लिए वर्कर बन गई। बहुत कम उम्र में ऐसे काम में आने की वजह से वो एडिक्ट भी हो गई थी। साल 1996 अर्ली 20 में आते आते वो एक नाइट क्लब में एजे बार डांसर काम करने लगी, जहां उसे अपने ही एक क्लाइंट के आन से प्यार हुआ और फिर दोनों ने शादी कर ली। उनका एक बेटा भी हुआ।
सिंस दोनों को ही नशे की लत थी, इसलिए आए दिन दोनों में झगड़े होने लगे। फान को डेली उसी का हस्बैंड फिजिकल और मेंटल टॉर्चर देता। शादी के बाद उसको एक बार फिर से उन्हीं सब चीज़ों से गुजरना पड़ा जो वह ऑर्फनेज में सहा करती थी। साल 1997 अपने बच्चे और खुद का खर्च उठाने के लिए फान वापस प्रोस्टेट के काम में लौट गई और कोल के रोमांस विला ब्रदल में काम करना शुरू कर दिया। यहाँ उसकी मुलाकात 34 साल के चान मान लोग से हुई। चान ना सिर्फ एक ड्रग डीलर था बल्कि ट्राइड का मेंबर भी था। ट्राइड साउथ ईस्ट चाइना और हांगकांग में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने वालों का सबसे बड़ा सिंडिकेट है, एक ऐसा माफिया ग्रुप जिसके मेंबर से दूर रहना ही बेहतर था। लेकिन फान जिस तरह के काम में थी, ऐसे में चान की वो क्लोज हो गई। चान उसको ना सिर्फ ड्रग सप्लाई करता बल्कि उसको प्रोस्ट के लिए हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स के पास भेजता पैसा, और ड्रफान की यह दोनों ज़रूरतें चान पूरी कर रहा था। वक्त के साथ फान का उठना बैठना चान और उसके बाकी साथियों के साथ बढ़ता जा रहा था। रात रात भर नशा और प्रोस्टिट्यूशन, सिर्फ इसी के चारों तरफ फान की जिंदगी घूम रही थी। और धीरे धीरे वह उनके साथ कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल हो गई थी, ऐसे लोगों के साथ जिनसे जितनी दूरी हो उतना ही बेहतर था, क्योंकि यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। एक ऐसी ही रात जब वह सब नशे में धुत थे, तब फान ने चान के वॉलेट से लगभग 4000 हांगकांग डॉलर्स चुरा लिए। ये सोचकर कि चान को पता नहीं चल पाएगा, लेकिन यही वो गलत थी। अगली सुबह नाइट क्लब से निकलने के बाद चान ने पास के ही साथ एक स्टोर से अपने लिए ड्रिंक्स लिए, और जैसे ही वो पेमेंट करने वाला था उसे रियलाइज उसका वॉलेट नहीं है। उसको शक हो गया कि यह काम पक्का फान का ही होगा, इसलिए बेहद गुस्से में वह वापस नाइट क्लब गया और फान पर चिल्लाना शुरू कर दिया। उसके थोड़ा मारपीट करने पर ही फान ने उसके वॉलेट से पैसे चुराने की बात एक्सेप्ट कर ली। बस फान की यही गलती उसके लिए नासूर बनने वाली थी। सिर्फ चान मान लोग ट्राइड का मेंबर था, ऐसे में उससे कोई पैसे चुरा ले। बात अब इमेज पर आ गई थी, इसलिए उसने फान को विद इंटरेस्ट 10,000 हांगकांग डॉलर्स पे करने को कहा। फान जानती थी कि चान के लिए किसी की भी जान लेना नॉर्मल था, और उसे यह भी पता था कि इतनी बड़ी अमाउंट वह एक बार में नहीं चुका सकती। इसलिए उसने चान से रिक्वेस्ट की कि वह उसे थोड़ी मोहलत दे, ताकि वो धीरे धीरे किश्तों में उसका पूरा पैसा चुका सके। पैसे की ज़रूरत और डर की वजह से फान नाइट क्लब छोड़ वापस रेड लाइट एरिया चली गई। लेकिन चान के लिए बात यहाँ पर सिर्फ पैसे की नहीं थी, बात यहाँ ईगो की थी। आखिर किसी की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो एक ट्राइड के मेंबर से पैसे चुरा सके। इसलिए 10,000 हांगकांग डॉलर वसूल करने और फान को सबक सिखाने के लिए चान ने अपने 2 वर्ड ट्राइड मेंबर 21 साल के लिंग वाइडन और 27 साल के लोंगशिंग चौक की हेल्प से कुछ ही दिनों में फान को ढूंढ निकाला और उसे किडनैप कर एक अपार्टमेंट में लेकर आ गए। 17 मार्च 1999 गैनवेल रोड के जिस अपार्टमेंट में फान को लाया गया था, वह साइज में काफी बड़ा था। 5 बेडरूम वाले इस फ्लैट में हर जगह हेलो किटी मर्चेंडाइज थी, यानी कर्टन्स भी बेड शीट्स वॉल्स सब में हेलो किटी कैरेक्टर बना हुआ था। यहाँ तक कि ढेरों हेलो किटी डॉल्स भी रखी हुई थी। चान ने डिसाइड किया कि वह अपने पैसों की वसूली के लिए यहाँ पर अपने पर्सनल क्लाइंट्स को लाकर फान का सौदा करेगा, और चान ने ऐसा ही किया। वो हर रोज अलग अलग क्लाइंट्स के हाथों फान को बेच देता और सारा पैसा खुद रखता। बट फान कितना भी कमा ले, लेकिन कभी भी चान के पूरे पैसे नहीं लौटा सकती थी, क्योंकि चान बार बार इंटरेस्ट बढ़ा देता फान को और क्लाइंट्स के बेचा जाता। लेकिन वह पैसे भी कम पड़ते, इसलिए अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए सभी गैंग मेंबर्स ने दरिंदगी की सभी हदें पार कर दी। आगे फान के साथ जो कुछ भी होने वाला था, उसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तीनों ने फान को बेरहमी से पीटा उसका किया और फिर उसको इतना मारा कि वह ठीक से अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही थी। लेकिन यह टॉर्चर सिर्फ एक रात तक रुकने वाला नहीं था। चान ने इस फ्लैट को प्रोस्टिट्यूशन का अड्डा बना दिया। वो पर्सनल क्लाइंट्स ला और ओवरडोज में लाश की तरह पड़ी हुई फान दिन भर बलत का शिकार होती। इसके बाद राख में चान और उसके साथी भी उसके साथ बारी बारी से दरिंदगी करते, और जब वह दर्द में चिल्लाती तो उनके हाथ में जो कुछ भी आता वह उससे उसको मारते। लेकिन वह उसको इतने टॉर्चर के बाद हंसने के लिए भी बोलते, और उसके ना हंसने पर उसे और भी ब्रूटली मारते। चोट पहुंचने से उसकी पूरी बॉडी नीली पड़ चुकी थी। उसके पूरे शरीर से बदबू भी आने लगी थी, जिसके चलते रेगुलर क्लाइंट्स का आना बंद होने लगा था।
उनकी जगह ऐसे सडिस्टिक क्लाइंट आने लगे थे जो फान को फिजिकली तड़पा कर एंजॉय करते थे। एक एक पल फान के लिए मौत से भी ज्यादा बदतर होता जा रहा था कि जल्दी ही उस ट्राइड में तीनों के पर्सनल ग्रुप में एक नई मेंबर शामिल हुई जिसका नाम एल मिंगफंग था। वही लड़की जिसका जिक्र मैंने केस की शुरुआत में किया था। ऐसा कहा जाता है कि वह चांद के एक साथी की गर्लफ्रेंड थी और वह भी उसी अपार्टमेंट में तीनों मेंबर्स के साथ रहने लगी थी। फंग ने जब यहाँ फान को बुरी हालत में देखा तो उसे बताया गया कि ट्राइड ग्रुप के पैसे ना दे पाने की वजह से उसे यह पनिशमेंट दी जा रही है। कहते हैं कि हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं वैसे ही हम भी बन जाते हैं। सिंस फंग की उम्र काफी कम थी इसलिए उसे बड़ी आसानी से इस तरह से मैनिपुलेट कर दिया कि वह भी उनके इन्फ्लुएंस में आकर ना सिर्फ इस हैवानियत को एंजॉय करने लगी बल्कि खुद भी फान को टॉर्चर करने लगी। एक 14 साल की लड़की के दिमाग में ऐसा शैतान सवार हुआ कि उस सही और गलत में फर्क नजर आना बंद हो गया। फान के साथ इतनी हैवानियत करने के बाद भी चांद का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था, इसलिए उसने नए नए तरीकों से टॉर्चर करना शुरू कर दिया। वह भाग ना पाए इसलिए उसके पैरों को जला डाला। इस दौरान फान प्रेग्नेंट भी हो गई, लेकिन फिर भी उसके साथ बदसलूकी रुकी नहीं। क्लाइंट से पैसा मिलना बंद हो गया तो इस बात की फ्रस्ट्रेशन चांद और उसके साथ ही फान पर निकालते टॉर्चर को मानो अपने एंटरटेनमेंट का एक जरिया बना दिया था। एक वक्त ऐसा आया जब 14 साल की फंग भी उनकी यह हैवानियत देखकर डरने लगी। तब चांद ने उसे जबरदस्ती यह सब देखने के लिए प्रेशराइज किया। टीवी से जब उनका एंटरटेनमेंट नहीं होता तो तीनों उसे इलेक्ट्रिक वायर से बांधकर सीलिंग पर टांग देते। उसके बाद सारी रात उसे वैसे ही हाल में लटका छोड़ दूसरे रूम में वीडियो गेम्स खेलते और मूवीज देखते। पूरा पूरा दिन यही सब चलता। फान के शरीर का शायद ही कोई हिस्सा बाकी होगा जिसने दर्द की सारी सीमा को ना छुआ हो। लगभग 1 महीने बीत चुके थे और उसके के साथ हुई बेतहाशा दरिंदगी से वो बस एक जिंदा लाश की तरह जीने को मजबूर थी। उसे ह्यूमन एक्सक्रीट फीड कराते दर्द और भूख से वह रह रह कर बेहोश हो जाती। गहरे घाव से बॉडी पूरी तरह से इफेक्ट भी हो चुकी थी। वहीं फान का हस्बैंड उसके बारे में हर जगह पता करके थक गया था, लेकिन किसी को भी फान की कोई खबर नहीं थी। वह बस यही उम्मीद लगाए था कि शायद फान काम से बाहर गई होगी और एक दिन खुद ही वापस आ जाएगी। 3 अप्रैल 1999 फान को अधमर हालत में बाथरूम में लॉक करने के बाद सभी लोग बाहर पार्टी करने चले गए। रात में वापस लौटने पर जब फंग वॉशरूम में जाती है तो वो देखती है कि फान की सांसें रुक गई थी। इतने दिनों की यातना हो के बाद फान ने आखिरकार दम तोड़ दिया था। अब उन सब के लिए बड़ा चैलेंज था उसकी बॉडी को ठिकाने लगाना, लेकिन किस तरह से इसका फैसला नहीं हो पा रहा था। अगले दिन चांद के बताए हुए तरीके से उन्होंने बॉडी को बार टब में डाल छोटे छोटे टुकड़े कर डाले। टुकड़े सड़क बदबू न करने लगे इसलिए उसे उबालना शुरू कर दिया। ये सब करने में 10 घंटे बीत गए और सभी को भूख भी लगने लगी, इसलिए यह डिसाइड किया कि नूडल्स बनाए जाए। शॉकिंगली ये नूडल्स उसी बर्नर में बन रहे थे जिसके बगल वाले बर्नर में फान का सर उबल रहा था। और इतना ही नहीं, उसी एक चमचे को सर और नूडल को चलाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। जरा सोचिए कि यह इस इंसान के वेश में क्या होंगे। जब तक सबने खाना खाया तब तक फान का सर उबल कर सिर्फ स्कल बाकी था, कुछ इंटरनल ऑर्गन्स और उसका एक दांत तो प्लास्टिक बैग में भर कर रख दिया। बट उनको यह समझ नहीं आ रहा था कि फान के स्कल को कहाँ छुपाएं। तभी उनकी नजर वहां पड़ी। हेलो किटी नाम की इस डॉल पर गई। चांद ने स्कल को उसी मरमेड डॉल के अंदर डालकर सिल दिया और बाकी बचे बॉडी पार्ट्स एंड वेस्ट को अलग अलग जगह पर डिस्पोज कर दिया। फंग को चांद ने धमकी भी दी कि वो इस बारे में हमेशा के लिए अपना मुंह बंद रखे, वरना उसका भी यही हाल होगा। लेकिन फंग उस हादसे को बुला नहीं पा रही थी। उसे लगातार फान की चीखें परेशान कर रही थी। फंग ने जिन चीजों को हल्के में लिया था वह सब एक खौफनाक मंजर में बदल गया था। उसकी उम्र के लिहाज से यह मेमोरी किसी श्राप से कम नहीं थी। इन रियलिटी फान का कोई भूत नहीं था, बल्कि वह फंग के अंदर छुपी हुई गिल्ट थी जो उसे जीने नहीं दे रही थी। जब यह दर्द बर्दाश्त के बाहर होने लगा तो फाइनली उसने हिम्मत कर पुलिस को इन्फॉर्मेशन। संगीत से फान का नेकलेस भी बरामद हुआ। पुलिस ने आखिरकार तीनों को पकड़ तो लिया, लेकिन उनमें से एक ने भी अपना क्राइम कबूल नहीं किया। उल्टा उन्होंने कोर्ट में दलील दी कि फान डट थी और उसकी मौत डी के ओवरडोज से हुई थी।
सिंस वह किसी भी तरह के पुलिस केस में फंसना नहीं चाहते थे, इसलिए उन लोगों ने उस बॉडी को डिकम्पोज कर दिया था। तीनों एक्यूज्ड के डिफेंस काउंसिल ने प्रोसिक्यूशन के एविडेंस को यह कहते हुए चैलेंज किया कि पूरा केस एक नाबालिग लड़की की गवाही पर बेस्ड है और उसके दिए गए बयान कितने रिलायबल हैं इसकी कोई भी श्योर नहीं है। ईयर 1999 के जुडिशियस सिस्टम के हिसाब से उनके खिलाफ एकमात्र सबूत वो हेलो किटी डॉल के अंदर मिला फान का स्कल था, जिसे फोटो ओवरलैपिंग मेथड से आइडेंटिफिकेशन पैरोल की अपील नहीं की जा सकती थी। सिंस फंग सरकारी गवाह बन गई थी, इसलिए उसे इस केस में इम्यूनिटी दी गई। 8 प्रेजेंट चानमान लोग और लंगमालन स्टनली प्रिजन में अपनी सजा काट रहे।